सालों से ईरान को मध्य पूर्व का दादा कहा जाता रहा है, लेकिन अब वे दादा नहीं रहे। अमेरिकी सेना के कमांडरों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह पूरा क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा। विनाश, तबाही और दुनिया को हिला देने वाला तेल संकट। सिर्फ 30 दिनों में मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर देश की नजर अब सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का युद्ध अब 1 महीने पूरा कर चुका है और इन 30 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ईरान ने एक के बाद एक अपने स्तंभों को खोया, चाहे वो सुप्रीम लीडर खामेनेई हो या फिर अली लारिजानी हो, लेकिन ना वो रुका ना वो झुका, बल्कि और घातक हो गया। तो चलिए आपको मिडिल ईस्ट में चल रहे इस भीषण युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है 10 फेज में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। शुरुआत करते हैं फेज 1 से। जंग की शुरुआत ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, लीडरशिप पर सीधा वॉर। 28 फरवरी 2026 वो दिन जब इस युद्ध की शुरुआत हुई और पहले ही 24 घंटों में ऐसा हमला हुआ जिसने ईरान की सत्ता और सैन्य ढांचे को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक शुरू की। इन हमलों में जिन बड़े नामों के मारे जाने की खबरें सामने आई उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम था अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति। उसके बाद थे अली लारिजानी, पूर्व संसद स्पीकर और एनडीए सलाहकार, हुसैन सलामी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ, मोहम्मद बाघेरी, ईरान की आर्म्ड आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, अमीर अली हाजीजादेह, मिसाइल और ड्रोन। ये वो बड़े चेहरे थे जिनको अमेरिका और इजराइल ने मार गिराया, उनकी हत्या कर दी और उसके बाद अमेरिका और इजराइल को लगा कि वो तो अब जंग जीत गए हैं। इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ईरान की कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को तोड़ना था। पहले ही दिन दर्जनों टॉप कमांडर मारे जाते हैं, कई न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स तबाह हो गई और ईरान की लीडरशिप में बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। लेकिन यहीं से कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। इतने बड़े नुकसान के बाद सबने सोचा कि ईरान तो अब हार चुका है, लेकिन ईरान न टूटा न बिखरा, बल्कि उसने तुरंत नई कमांड स्ट्रक्चर बनाई और जवाबी हमलों की तैयारी शुरू कर दी। यानी जिस वॉर से ईरान को खत्म करने की कोशिश की गई वहीं से उसने और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे फेज पर, 11,000 टारगेट्स पर हमला, एयर डोमिनेशन। अगले 30 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 11,000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए। इनमें शामिल थे मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क, IRGC बेस। अब अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल स्टॉक का लगभग 1/3 नष्ट कर दिया गया है, जबकि एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। 330 में से सैकड़ों लॉन्चर काम के लायक नहीं बचे हैं, ये अमेरिका ने दावा किया। लेकिन जब जवाबी पलटवार ईरान देने लगा तो पता चला कि ये तो दावा बिल्कुल धराशायी हो रहा है। अमेरिका ने जो नंबर्स दे रहा है वो तो बिल्कुल सच है ही नहीं। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स और ऐसे मिसाइल्स निकलने लगी जो दुनिया को मालूम भी नहीं था। इसके बाद आता है फेज 3, ईरान का पलटवार, मिसाइल और ड्रोन की बारिश। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। उसने जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हो गए। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज ये भी बताते हैं कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसमें शिकार बने हैं। लेकिन ईरान का साफ संदेश था, हम पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये जंग की शुरुआत भी ईरान ने नहीं की थी, अमेरिका और इजराइल ने की थी। अमेरिका ने अपने ईगो में आकर जंग को शुरू किया और जवाबी हमला जब ईरान दे रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद आता है चौथा फेज, हॉर्मुज संकट, दुनिया का तेल ठप। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और यही वो संकरी जलधारा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस पर अपना नियंत्रण सख्त कर दिया। कई टैंकर रोके गए, शिपिंग प्रभावित हुई, तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और कई देशों में सप्लाई संकट शुरू हो गया। इसके बाद आता है इस जंग का 5वां फेज,
ईरानी नेवी का पतन, लेकिन रणनीति बदल ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी जहाज नष्ट हुए। IRGC नेवी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति ही बदल दी। अब वो पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि असिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। छोटे ड्रोन, फास्ट अटैक बोट, छिपे हुए मिसाइल लॉन्च, इनसे वो लगातार दबाव बनाए हुए है। और ये कोई हल्का फुल्का दबाव नहीं बना रहा है ईरान। इजराइल के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को ईरान तबाह कर रहा है। अब आते हैं छठे फेज पर, प्रॉक्सी वार और जंग का विस्तार। ये जंग अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रही। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है और हूती जो कि यमन में है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं। लेबनान में जमीनी लड़ाई तेज हो चुकी है और पूरा मिडिल ईस्ट अब युद्ध के दायरे में आ चुका है। इसके बाद हम आते हैं 7वें फेज पर, बड़े हादसे, जंग का दूसरा चेहरा। इस युद्ध के दौरान कई बड़े हादसे भी सामने आए। अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान इराक में क्रैश हो जाता है। कई सैनिकों की मौत ये दिखाता है कि जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि हालात से भी लड़ी जाती है और अमेरिका इसमें मुंह की खाता रहा है। ईरान जो कि छोटा सा देश माना जाता है, उस पर जब 2 बड़े देश हमले करते हैं तो उनको लगता है और दुनिया को लगता है कि ये तबाही नहीं होगी। इसमें तो जैसे वेनेजुएला में हुआ था, अमेरिका ने एक रात में जीत हासिल कर ली थी, मदुरो को किडनैप कर लिया था, वैसा ही ईरान में भी होगा। यहाँ पर तो सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई, बावजूद उसके ईरान न झुका न रुका और रिजल्ट आपके सामने है। 1 महीना हो चुका है और युद्ध थमना तो छोड़िए, सीज फायर का भी इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। अब आते हैं 8वें फेज पर, ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा, खार्क द्वीप पर नजर। अब अमेरिका की नजर है ईरान के खार्क द्वीप पर। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, जहां से लगभग 90% तेल बाहर जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 3500 मरीन भेज चुका है, हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं। अगर यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो जंग और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। चलिए अब 9वें फेज की बात करते हैं, वैश्विक असर, अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन टूट रही है। अमेरिका और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अब आते हैं जंग के आखिरी फेज में, 10वां फेज, कूटनीति बनाम जंग। जहां एक तरफ युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कहीं न कहीं भारत का भी नाम सामने आ रहा है। ये जो देश हैं वो सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने 30 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया। ईरान की शर्तें साफ हैं, हमले बंद हो या सुरक्षा की गारंटी मिले, युद्ध का मुआवजा दिया जाए, तभी सीज फायर पर हम सोचेंगे। मौजूदा हालात आपको बता दें कि 30 दिन के बाद, आज जब 30 दिन हो चुका है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, पूरा क्षेत्र अस्थिर हो चुका है। अमेरिका कह रहा है ऑपरेशन जल्द खत्म होगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ये जंग सिर्फ गलियों और मिसाइलों की नहीं, ये जंग है शक्ति, नियंत्रण और अस्तित्व की। एक तरफ सुपर पावर है, दूसरी तरफ ईरान का खुद को साबित करने की जिद और उसकी रणनीति, और बीच में है पूरी दुनिया जो इस युद्ध की कीमत चुका रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जंग यहीं थमेगी या आने वाले दिनों में और बड़ा विस्फोट होगा? हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट, हर सच आपको बताते रहेंगे और आज के एक्सप्लेनर का ऐसा ही और एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.